जैसे डायग्राम में देख रहे हो कि दिस इज ए ब्रिक और 30 डिग्री एंगल पे इसका बेस है, इसके बेस के पैरेलल इसका हैंडल है और इसको हम लोग मूव करा रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन की एनालिसिस एक बार कर लीजिए। देखो, सबसे पहले आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। जरा चेक करिए कि इस तरह से हम लोग यहां पे फोर्सेस को दिखलाएंगे। देखो, पहले एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस के बारे में देखें। एक्स डायरेक्शन में हम लोग बैलेंस कर लें तो nx की वैल्यू वी कैन राइट fx x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, fx के बराबर कह सकते हैं। सिमिलरली फॉर द y कंपोनेंट, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो वो करेक्ट कर लीजिएगा। y कंपोनेंट के बारे में हम लोग ऐसा कह सकते हैं, या ny इक्वल टू fy प्लस 440 न्यूटन, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। दिस इज ओके। इसके बाद फिर हम लोग टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं। किसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लगाना, मतलब टॉर्क अप्लाई करना किस पॉइंट के अबाउट ज्यादा बेहतर होगा? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ब्रिक के साथ है, ठीक है, उसके अबाउट अगर हम लोग लगा लें। अब हमें डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो जरा डिस्टेंसेस के लिए आप इस ट्रायंगल को देख लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, इस डिस्टेंस के बारे में भी हम लोगों को मालूम हो जाएगा। करेक्ट है ना? अगर डिस्टेंस के बारे में मालूम हो गया तो अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया जा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क ले लीजिए। तो डिस्टेंसेस हम लोगों ने ये कैलकुलेट करनी है। 30 और 40 आए, कहीं डिस्टेंस में वेरिएशन हो तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम हम लोगों ने यही वाला रखा हुआ है। 30 और 40 हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई। इसके बाद हम लोग टॉर्क ले लें। ये 440 करेक्ट कर लीजिएगा अब इसमें। ठीक है, दिस इज 440 न्यूटन। अब आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ द इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स को। रिक्वायर्ड जो भी टर्म है वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद केवल कैलकुलेशन है। ठीक है ना? इसके बाद केवल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करोगे तो ये मैंने कैलकुलेशन चेक नहीं किया, आप अपना कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है ना? मैंने चेक नहीं किया कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहां पे, ठीक है, मैंने ये 3 इक्वेशंस मैंने बतला दी हैं। 3 इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस और ज्यादा दिए हुए कि आप कैलकुलेशन थोड़ा एक्यूरेट करना लर्न कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन गलत होता है तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है। ठीक है ना? ये भी प्रॉब्लम वही उसी टाइप का प्रॉब्लम हो गया जहां पे ऑब्स्टिकल होता था। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इस वाले पार्ट में। इसके बाद आप एक केवल फर्स्ट पार्ट को पहले प्रूव करिए। केवल फर्स्ट पार्ट को प्रूव करिए पहले। थीटा एंगल, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया तो थीटा एंगल उसकी ज्योमेट्री से आ जाएगा। देखो, इक्विलिब्रियम में एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो फोर्सेस टोटल कैसे होने चाहिए? कोलीनियर। ठीक है ना? मतलब क्या होना चाहिए? एक लाइन में होने चाहिए। अपवर्ड फोर्स और नेट डाउनवर्ड फोर्स एक ही लाइन में होने चाहिए। अगर ये दोनों सेपरेशन में होंगे, देखो, एक तो मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। अगर लेफ्ट और राइट में आपने किया तो लेफ्टवर्ड फोर्स वुड बी इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स वुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। और केवल इतनी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, एक लाइन में भी होंगे। अगर दोनों लाइन में नहीं होते, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, तो कपुल फॉर्म करने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल कम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम? फोर्स शुड बी इक्वल एंड अपोजिट एंड शुड बी कोलिनियर। मतलब क्या हुआ कि अपवर्ड फोर्स जो नेट आएगा वो डाउनवर्ड, ये तब पॉसिबल हो पाएगा कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हो एक पॉइंट से पास हो रहे हो। ये समझ में आ गया कि अगर एक पॉइंट से सभी फोर्सेस पास नहीं होंगे तो किसी हालत में उनका रिजल्टेंट जो आएगा वो एक लाइन में नहीं आएगा।
क्योंकि अगर अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे होंगे रिजल्टेंट फोर्सेस, तो उन केसेस में कहीं ना कहीं टॉर्क आ जाएगा उस सिस्टम में। ये वाली बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है वाली बात में। अब देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए पहले देखो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आप जानते हो कि नॉर्मल रिएक्शन एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन देखो ऐसे एक्ट करेगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर और इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर। ओके, बतलाइए ठीक है ना। यहां पे हमने सपोज पॉइंट लिया ए, इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं बी, इस पॉइंट को सपोज हम लोग यहां पे ओ कह रहे हैं, ये क्या हो जाएगा एन ए एंड बी। एन ए और एन बी का जो भी रिजल्टेंट होगा, आपको मालूम है एन ए और एन बी का जो भी रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा। कैसे रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे दोनों के रिजल्टेंट को? आप यहां पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ इस लाइन में आएगा, ठीक है ना, इस लाइन में आएगा कुछ ऐसे। लेकिन अब इनके अलावा केवल एक फोर्स हमारे पास बचा हुआ है, वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी, वेट। और आपको ये मालूम है कि वेट आपके पास ऐसे एक्ट करेगा, इसके सेंटर से पास होगा और इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? वर्टिकल। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? वर्टिकल होगी। दिस इज ओके। अब यहां पे देखो ये आपके पास है mg और ये n नेट है। अगर इक्विलिब्रियम है तो आपको मालूम है mg का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं हो सकता, mg केवल वर्टिकल रहेगा। तो अगर इक्विलिब्रियम है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो n शुड आल्सो बी वर्टिकल, क्योंकि नेट हॉरिजॉन्टल क्या करना है? 0। और n की मैग्नीट्यूड, n नेट की मैग्नीट्यूड mg के बराबर होनी चाहिए। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई गैप रहता है तो क्या हो जाएगा? कपल फॉर्म हो जाएगा, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम करना है तो n नेट वर्टिकल हो और mg की लाइन से पास हो। इसका मतलब क्या हुआ कि mg शुड पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ n1 एंड n2। ये वाली बात समझ में आ गई? ये लाइन अच्छे से क्लियर है कि n जो mg होगा दैट शुड पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ n1 एंड n2, अदरवाइज इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां पे पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद फिर तो ज्योमेट्री है बस, केवल आप इसका देखो ज्योमेट्री आप कंप्लीट कर लो। इसके बाद कैलकुलेट नहीं करते, आप कैलकुलेट करके बाद में देखना। देखो हम लोग इन नॉर्मल रिएक्शंस को बना देते हैं। ओके, mg देखो ऐसे पास होगा। ये डायग्राम टू द स्केल नहीं है, प्रॉपर नहीं बन पाया है एंगल, लेकिन mg कहां से पास हो रहा होगा? इसके मिडिल से पास हो रहा होगा। मैंने डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाया, ये मिडिल पॉइंट ऑफ रॉड होगा, ठीक है, और ये वर्टिकल होगा। और अब आपको ये मालूम है कि ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये और ये साइड इक्वल होंगी। ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये एंगल आपके पास 30 है तो ये 60 डिग्री एंगल होगा। अगर ये 60 डिग्री एंगल है, ये 90 है, तो दिस विल बी 30 और दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। आपको अगर अब कई एंगल मालूम पड़ गए हैं तो आप थीटा की वैल्यू ज्योमेट्री से बाद में कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि आपको मालूम है पैरेलल साइड्स। ठीक है, इसको मैं यहां पे पूरा नहीं करता, मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपको थीटा एंगल कैलकुलेट करना है, सिंपल ज्योमेट्री, इसके बाद आप देख लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम है तो फोर्सेस शुड बी कोलिनियर। अगर कोलिनियर नहीं होते तो कभी भी हम लोग रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर पाते। ठीक है ना, यहां तक अच्छे से क्लियर है? अब अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम लोग एक सिचुएशन में और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे एंगल बतलाना है। एंगल इसका मोस्ट प्रॉब्ली, अगर किसी ने अगर ज्योमेट्री देख ली हो जल्दी, तो 60 डिग्री आ जाएगा।
ठीक है, आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो एंगल विल बी 60 डिग्री। आप सॉल्व करके देख लेना, 60 डिग्री आएगा। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए। वेट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज Fg and coefficient of friction is given as 0.5। पूरा पार्ट सॉल्व करिए, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। सबसे पहले अपने फ्री बॉडी डायग्राम को चेक कर लीजिए। आपने फ्रिक्शन की डायरेक्शन और फ्री बॉडी डायग्राम में कोई फोर्सेस तो नहीं यहाँ पे मिस कर दिए। जैसे नॉर्मल रिएक्शन N1, ये फ्रिक्शन फोर्स सपोज F1, यस 3/8 mg करेक्ट है। ये नॉर्मल रिएक्शन N2, दिस इज F2। और लिमिटिंग केस में आपको मालूम है जिस समय स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली होगी उस समय F1 विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाई, सभी सरफेस में हमारे पास म्यू की वैल्यू सेम है, म्यू मल्टीप्लाइड बाई N1, और ये आ जाएगा F2 इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई N2। ओके, हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पे बना दें। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दें तो यहां पे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हमारे पास? F1 इक्वल टू N2, और F1 की वैल्यू है म्यू N1 इक्वल टू N2। ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली वी कैन राइट वर्टिकल इक्वेशन। वर्टिकल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? आ जाएगी F2 प्लस P इक्वल टू Fg। F2 की वैल्यू हमारे पास म्यू N2 है, यस N1 आपके पास एक फोर्स और है, प्लस N1 भी कर दें यहां पे, राइट? N1, तो N1 प्लस P इक्वल टू Fg। ओके, इसके अलावा अब हम लोग यहां पे टॉर्क को जीरो कर सकते हैं। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क ले लो, ठीक है। आप किसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले लें, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले सकते हो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेने में भी आपके पास कंडीशन आ जाएगी, तो आप यहां पे टॉर्क ले लीजिए अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? ये आप देखो, Fg का टॉर्क जीरो हो जाएगा, N1 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, F1 F2 का टॉर्क बचेगा, तो कितना आ जाएगा? P मल्टीप्लाइड बाई आर। P मल्टीप्लाइड बाई आर। P का टॉर्क कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। और N1 N2 का टॉर्क कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। F1 F2 का टॉर्क, N1 N2 का टॉर्क जीरो आएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे F1 प्लस F2 मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? R। तो ये हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 F2 की वैल्यू आपने पहले से लिखी है, P इक्वल टू म्यू N1 प्लस N2। ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू हम लोग को गिवन है, और सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है हमारे पास? P की वैल्यू। सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग अगर जरूरत पड़े तो इक्वेशंस हमारे पास कंडीशन और भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसे तो आपने सॉल्व किया होगा, कितना आ रहा है? P इक्वल टू 3/8 Fg, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो और इक्वेशन आप लिख सकते हो, या काउंट कर लीजिए कितने अननोन है और कितनी इक्वेशन है आपके पास, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपके लिए अब देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस सब जितने भी हैं सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आपके पास रोटेशनल डायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम होता है। हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स में आगे पढ़ गए, लेकिन पहले हम लोग इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को इन डेप्थ में एनालाइज कर रहे हैं कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर लें, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में चलेंगे।
जो भी डायग्राम दिया उसके बेसिस पे 16 क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करिए। आंसर जरा चेक करिए। देखो इसमें फर्स्ट का आंसर, आप इसके एक्स और वाई कंपोनेंट बना लीजिए। सबसे पहले एक्स और वाई कंपोनेंट हमारे पास आएंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास वर्टिकल। ठीक है, पी एक्स और पी वाई कंपोनेंट हम लोगों ने यहां पे बना लिया है। ठीक है, इसके बाद पी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? पी एक्स विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेशन। वी कैन राइट, सपोज हमारे पास ये पी एक्स है, ये पी वाई, तो वी कैन राइट हियर पी एक्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेशन। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में से हमें बैलेंस करना है। वाई डायरेक्शन में हमारे पास ये बैलेंस क्या आ जाएगा? ये नॉर्मल रिएक्शन एन है, तो ये अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो पी वाई प्लस एन इक्वल टू एफ जी, ग्रेविटी फोर्स। इसके बाद अब हम लोग यहां पे बैलेंस कर लें, क्योंकि हम लोगों को यहां पे कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू? पी एक्स और पी वाई की वैल्यू के लिए हम लोगों को यहां पे कैलकुलेट करना है। हम लोग टॉर्क ले लें। सपोज हमें पी एक्स पी वाई एन में रिलेशन चाहिए, तो हम लोग यहां पे इसके अबाउट टॉर्क ले लें। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, या किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, ये आपके ऊपर है। आप सपोज सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? देखो ये डायमेंशन दी गई, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सीधे सीधे टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। ये कितना आ जाएगा? एफ, ये पी वाई मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लीकेशन एल, एल माइनस डी। ठीक है, किस सेंस में टॉर्क होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। और इसका भी पी एक्स का टॉर्क भी कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहां पे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, ये कितना हो जाएगा? पी एक्स मल्टीप्लीकेशन कितना करें? एच, और ये टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? एन मल्टीप्लाइड बाई डी। राइट, अब इक्वेशंस को कुछ सॉल्व किया जा सकता है। क्या आ जाएगा? पी वाई की वैल्यू, पी वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ना। पी वाई कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? ये थर्ड इक्वेशन सपोज आपने ले ली, तो पी वाई मेरे पास जो सॉल्व होने के बाद वैल्यू लिखी हुई है एफ जी डिवाइडेड बाई एल, और ब्रैकेट में कितना है? डी माइनस, कैलकुलेट करिए कितना है? ए एच डिवाइडेड बाई जी। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ओके, ये वैल्यू आएगी। और अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? पी वाई इक्वल टू जीरो। अब गिवन है आपको पी वाई इक्वल टू जीरो, ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकेंड पार्ट में पी वाई इक्वल टू जीरो, अगर पी वाई इक्वल टू जीरो कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा डी इक्वल टू कितना? ए एच डिवाइडेड बाई जी। और सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा? कितना आ रहा है? 0.3। आप इसको विजुलाइज करो सिचुएशन को, नई सिचुएशन है आपके लिए ये। देखो अगर हम लोग यहां पे जैसे हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया हुआ है। देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सूडो फोर्स हम लोग नहीं देखते, कोई दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो मूव कर रहा होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। ग्राउंड तो वैसे भी आपके पास इनर्शियल फ्रेम है, किसी दूसरे नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करें। सपोज इस व्हीकल में कोई ऑब्जर्वर होता, वो मूव कर रहा होता साथ में। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से करना, बहुत ध्यान से, जो मैंने ये दिया हुआ है, देखते हैं कि आप कैसे विजुलाइज करते हो।
न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैंने सेट की हुई है दैट में डिफर हो सकता है, कुछ डिफर करे, लेकिन आप मुझे पहले अपना आंसर बतला दीजिए कि कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो एक रफ फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये इंक्लाइन सरफेस बना लें, इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द इंक्लिनेशन थीटा, ओके, ये इंक्लिनेशन थीटा है। और इसके बाद आप ब्रेक लगाओगे तो आपको मालूम है कि इसके अबाउट टिपिल कर रहा है, कर सकता है, ओवरटर्न हो सकता है। ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम कुछ बनेगा ऐसा, क्लियर है ना। वेट आपके पास इस लाइन पे लगेगा, वर्टिकल लाइन, सपोज ये है वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मालूम है कि नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन में पास हो रही होगी, ठीक है। देखो कौन कौन सी डायमेंशन हम लोगों को गिवन है, व्हील टू व्हील की डायमेंशन, और जो गिवन डायमेंशन है उन डायमेंशन को चेक कर लीजिए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की हाइट आपको गिवन है, ये सेंटर ऑफ मास की लाइन है, ये सपोज हाइट हम लोगों को गिवन है, बाद में देख लेंगे कितनी है, सपोज ये h है। इसके बाद अब यहां पे और देखो कौन सी डायमेंशन हम लोगों को गिवन है, ठीक है। एक ये डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है, सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे है, 1 मीटर बिहाइंड द एक्सेल ऑफ द फ्रंट व्हील एंड 35 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द रियर व्हील, ये डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है, ठीक है। एक मैंने रफ डायग्राम बना दिया है अभी ये। किसके अबाउट हम लोग टॉर्क ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा, सपोज हम लोग mg सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले लें, ओके। सपोज हम लोग यहां पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क लेते हैं, देखो ये डिस्टेंस भी हम लोगों को गिवन है, ये डिस्टेंस मान लो हम लोगों को गिवन है l, स्मॉल l, और ये h। क्या हो जाएगी इक्वेशन, फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क आएगा F1 मल्टीप्लीकेशन 1, दैट शुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, N1 मल्टीप्लीकेशन अगेन 1, कितना है, ये 1 मीटर है ये, ठीक है। 1 सेंटीमीटर नहीं है ये, सेंटीमीटर में इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इतनी छोटी बाइसिकल में वो नहीं बैठ पाएगी, तो इसमें 1 मीटर कर लो, ये 1 मीटर है, उसमें गलती से प्रिंट हो गया है, ये 1 मीटर है। तो ये आपके पास F1 इक्वल टू N1 आ गया, एक इक्वेशन तो ये आ गई। कैलकुलेशन देख लेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन से हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि कैसे हम लोगों को करना है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, इसके बाद अब इक्विलिब्रियम की इक्वेशन देखें। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इस वाले पार्ट में आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम, mg के देखो कंपोनेंट्स आप यहां पे कर सकते हो, mg के कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, mg साइन थीटा, और ये mg कॉस थीटा, लिख सकते हैं हम लोग यहां पे mg साइन थीटा और दिस इज mg कॉस थीटा। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर डिफरेंट होगी तो हम लोग पहले जनरलाइज वे में लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो रख देंगे, देख लेंगे। इसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन लिख लें, मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यह आ जाएगा n1 इक्वल टू mg साइन थीटा बल्कि कॉस थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसके बाद अब हम लोग यहां पे देखो, ये कंडीशन किस केस वाली कंडीशन की है
कि जब टिपिल होने वाली कंडीशन है, जस्ट वो टिपिल होने वाली कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिटिंग केस, जब टिपलिंग कंडीशन होगी तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पे, दूसरा व्हील स्लाइटली लिफ्ट कर जाएगा ग्राउंड से, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन केवल फ्रंट व्हील में रहेगी, यहां तक ठीक है ना। और देखो और कौन सी इक्वेशन हो सकती है, कोई एक्सलेशन तो साइकिल का नहीं दिया हुआ है, एक्सलेशन तो नहीं है ना कहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब पैरेलल टू द इंक्लाइन डायरेक्शन में। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपके पास पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन एक इक्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, F1 इक्वल टू mg साइन थीटा, एक इक्वेशन ये हो जाएगी अगर हमारे पास कोई एक्सलेशन गिवन नहीं। गिवन है एक्सलेशन, एक्सलेशन तो इक्वेशन लिख लो आप। इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर एक्सलेशन कैलकुलेट करना तो कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा माइनस कितना F1 इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। ये थर्ड इक्वेशन, ओके, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब जरा सॉल्व करके चेक करो जरा, कोई एक्सलेशन कैलकुलेट होने की कंडीशन है, कितना आएगा एक्सलेशन, एक्सलेशन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग आप सॉल्व कर लीजिए, आफ्टर सॉल्विंग A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।